अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और ये है हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। इसमें हमने अब तक आपको हज का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, हज के एक्सपेंसेस क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, हज की गाइडलाइंस क्या है, पॉलिसी क्या है, इसके बारे में जानकारी दी। उम्मीद करते हैं वीडियोज आपको पसंद आई होंगी, इंफॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर आपने वीडियोज को देखा है, पसंद किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो को जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आज की वीडियो पे हम बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हज एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिक्लेरेशंस देने पड़ते हैं, प्रतिज्ञा पत्र जो देना पड़ता है, अंडरटेकिंग जो देनी पड़ती है। तो ये अंडरटेकिंग किन कंडीशन में देनी पड़ती है और कौन कौन सी ये डिक्लेरेशंस हैं। तो हज कमेटी ने अपने साइट पे 4 तरह के डिक्लेरेशन दिए हुए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बाद 70 प्लस रिजर्व कैटेगरी के लिए, लेडीज विदाउट मेहरम कैटेगरी के लिए और रिपीटर्स के लिए। तो सबसे पहले होती है जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में जो फॉर्म, जो डिक्लेरेशन आपको जमा करना रहता है, उसमें जो है कि सबसे फर्स्ट पार्ट आपको कंडीशन उसमें रहती है कि क्या क्या चीज़ आपको मान के चलना है। मतलब ये डिक्लेरेशन आपको देना है गवर्नमेंट को, ये चीज़ें हमें जानकारी है और ये जानकारी जो हमने दी है वो प्रॉपर है। तो सबसे पहला ये है कि वंस इन अ लाइफ टाइम। तो सबसे पहले आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमें मालूम है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से कोई बंदा सिर्फ ज़िंदगी में एक बार हज कर सकता है, वंस इन अ लाइफ टाइम कर सकता है। तो मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट हज है और इसके पहले मैंने कभी ना हज कमेटी ऑफ इंडिया से ना हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन थ्रू हज किया नहीं हुआ है। अगर वो इंफॉर्मेशन कहीं गलत लगती है किसी भी स्टेज में, तो आप मेरा ये जो फॉर्म कैंसिल कर सकते हैं और जो मैंने पेमेंट अब तक जमा किया होगा किसी भी स्टेज पे वो आप फॉरफिट कर सकते हैं। तो ये एक आपको उसमें डिक्लेरेशन में जानकारी देनी है। फिर आपको ये बताना है कि डिक्लेयर करना है कि हमने जो हज गाइडलाइंस 2024 की है उसको हमने पूरी तरीके से पढ़ा हुआ है। उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है हज के कि मतलब फॉर्म कैसे सबमिट करना है, फॉर्म का डेट क्या है, फ्लाइट का क्या सिस्टम होता है, एम्बार्केशन पॉइंट क्या होता है और रुबात क्या है और मक्का मदीना में जो फैसिलिटीज रहती हैं वो क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। कैंसिलेशन कैसा करना है, रिफंड कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है। तो हम कभी ये नहीं बोलने वाले हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद ये है कि जो है कि अगर हमने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से के थ्रू किसी तरीके का जो है कि एक्स्ट्रा चार्जेस अगर लगाया जा रहा है वीज़ा वगैरह के लिए, जो कि डिक्लेयर्ड अभी है, उसके अलावा भी तो हम उसको पेड करने के लिए तैयार है, पे करने के लिए तैयार है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है कि हमको ये मालूम है कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया जो भी एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं जो हमने चूज किया हुआ है, उसमें से किसी भी दूसरे भी अगर एम्बार्केशन पॉइंट पे अगर अवेलेबिलिटी के हिसाब से दूसरी जगह भी हमारा सिलेक्शन करती है तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। जो भी रहेगा हम उसके लिए राज़ी हैं और जो भी चार्जेस रहेंगे वो हम उसको पे करने के लिए राज़ी हैं। फिर ये है कि हम हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो है कि कंज्यूमर कोर्ट्स के अंतर्गत नहीं आता है। अभी कोई प्रॉब्लम हुआ, कभी सर्विसेज में कम ज़्यादा हुआ तो हम किसी कंज्यूमर कोर्ट में हज कमेटी को लेके जाने वाले नहीं हैं। और उसके बाद अगर कोर्ट्स का कोई मैटर उठता है तो हमारा जो प्रिस्क्राइब्ड स्टेट हज कमेटी का जो कोर्ट है वहीं पे जाएंगे। जैसे कि महाराष्ट्र का तो हमारा मुंबई का कोर्ट उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो हम मुंबई कोर्ट में ही उसको उसका प्रोसीडिंग्स कराएंगे। हम कहीं दूसरी जगह पर उसके लिए डिमांड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये है कि कुछ चीज़ें सऊदी अरेबिया में बैन हैं, उसके बारे में डिक्लेरेशन देना है कि भाई जैसे खसखस है, वियाग्रा टैबलेट्स है, सेक्सुअल ऑयल है, क्रीम्स है, सिंथेटिक कपूर है, सिस्टोन है, खमीरा है, गुटखा है, खैनी है, गुल है, पेपरमिंट है, या कि मादक पदार्थ नशे की चीज़ें नारकोटिक्स के जो अंदर आती है जो बैन है। तो इसमें से अगर कोई चीज़ मैंने पढ़ लिया है, मैं समझ लिया है, मैंने अगर इसमें से कोई चीज़ मैं ले जाता हुआ कहीं भी पकड़ा जाता हूँ तो मेरी सोलिली अकेले मेरे खुद की इंडिविजुअल जिम्मेदारी होगी, हज कमेटी का उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर हज के दौरान किसी लोग को मैं इन चीज़ों को लेते हुए पकड़ा गया, एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, तो अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया रिपोर्ट करती है तो मेरी खुद की जिम्मेदारी है, उसके लिए मैं राजी हूँ, उसके लिए हज कमेटी जिम्मेदार नहीं है। फिर उसके बाद
जो रूबात और मेट्रोज की फैसिलिटी है वो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसके लिए इसमें हम हज कमेटी के ऊपर कोई मतलब दबाव नहीं बनाएंगे। जो जिस हिसाब से वो अवेलेबल होगी उस हिसाब से हमको प्रोवाइड की जाएगी, जो भी हमको प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए हम राजी हैं। फिर उसके बाद है कि अ, मेरा कोई मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं, मेरे ऊपर कोई जो है कि अपराध दाखिल नहीं है, कोर्ट में मेरा कोई केस आपराधिक नहीं चल रहा है जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना बैन हो या कुछ इस तरह से, तो वो मैं डिक्लेयर करता हूँ। और उसके बाद है कि एसएमएस के लिए भेजने के लिए हज कमेटी को मैं मतलब अलाउ करता हूँ, तो मेरे मोबाइल पे हज से रिलेटेड चीज़ों का मैसेज जो है कि मुझे भेज सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और चाहे मेरा मोबाइल डीएनडी डू नॉट डिस्टर्ब पर रजिस्टर होएगा तो भी आप मतलब मुझे मैसेजेस भेज सकते हैं, उसके लिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है। फिर है कि मैं जो है कि मेडिकली फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी इस तरह से नहीं है, कोई छुआछूत वाली संक्रामक बीमारी नहीं है, कंटेजियस डिजीज कोई मुझे नहीं है, और मैं हज पे जाने के लिए पूरी तरह से फिट है। अगर कोई जो कुछ चीज़ें जो मना है उस तरह की हमें कोई बीमारी नहीं है। फिर उसके बाद है कि हज को जो है कि हज पे जाने के लिए और जो है कि मैं मेंटली भी फिट हूँ, फिजिकली भी फिट हूँ और फाइनेंशियली भी फिट हूँ। उसके बाद है कि जो मक्का में तो जो है कि सबकी बिल्डिंग पहले से डिसाइडेड रहती है, यहीं से जो फॉर्म आपको जो है कि कार्ड वगैरह मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, उसमें आपके जो है कि बिल्डिंग और रूम नंबर फ्लोर नंबर सब लिखा रहता है, एरिया वगैरह का डिटेल मक्का शरीफ में अजीजिया के लिए। लेकिन मदीना शरीफ में इस तरह से नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ 7 या 8 दिन ही रहना रहता है, तो वहाँ अवेलेबिलिटी के ऊपर आता है, जैसे जैसे हाजी आते हैं और जाते हैं, जो बिल्डिंग खाली होती है पहले उसमें जो है कि हाजियों को रखा जाता है। तो उस हिसाब से जहाँ भी हज कमेटी मुझे अवेलेबिलिटी के हिसाब से जिस भी रूम में रखेगी, चाहे मरकजिया के अंदर रखेगी तो मरकजिया के बाहर भी रखेगी, जिस भी बिल्डिंग में, हम उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए हमें कोई एतराज नहीं है। तो ये चीज़ें जो है कि आपको डिक्लेयर करनी है, हज कमेटी ऑफ इंडिया को ये आपको बताना है कि हाँ ये सब चीज़ों के लिए मैं राजी हूँ। फिर उसके बाद आता है आपका सेकेंड फॉर्म, लेडीज विदाउट मेहरम वाला। तो इसमें भी सारी कंडीशन वही है, बस इतना बताना है कि मतलब कंफर्म करना है कि भाई हज कमेटी ऑफ इंडिया से मैंने पहले हज किया है या नहीं किया है, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला सिस्टम है, मुझे मालूम है। और मैं जो है कि ये जिनका नाम है, जिनका आप में जो है कि आप जो है कि जो जा रहा है उसका नाम दे के ये डिक्लेयर करना है कि मैं जो है कि 45 एज से प्लस हूँ, मेरी एज 45 ईयर से ज़्यादा है, और जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मैं मतलब हज कमेटी ऑफ इंडिया के मैं जो है कि विदाउट महरम हज करने के लिए फिट हूँ, और मेरे पास कोई महरम नहीं है जिसको मैं लेके जा सकती हूँ इस, और मैं जो है कि इसकी कैटेगरी में फॉल करती हूँ, मैं फिट हूँ 45 प्लस ईयर्स की। तो ये डिक्लेरेशन आपको देना है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आपको जो है कि जनरल कैटेगरी में देना है। सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी हैं वही सारी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें हर कमेटी के जो कानून है उसको मैं फॉलो करती हूँ, उनकी बातें मैं मानती हूँ। सिर्फ डिफरेंस यही है कि जो 45 ईयर्स का अपना डिक्लेरेशन देना है, और हमारे पास कोई जो है कि शरई महरम नहीं है जिसे मैं लेके जा सकती हूँ। फिर उसके बाद आता है आपका 70 प्लस वालों का। 70 प्लस वालों का भी वही है कि भाई जो कि मेरी एज जो है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो कानून है उसके हिसाब से जब मैंने फॉर्म भरा है उस दिन मेरी एज 70 साल से ऊपर हो चुकी है। सबसे बड़ा इसमें यही डिक्लेरेशन है कि मेरी एज के बारे में आपको डिस्क्लोज करना है। बाकी सारे कंडीशन जो मैंने पहले बताए हैं उसके हिसाब से आपको मैंने बता दिया है। उसके अलावा जो है कि फिर वही सब है, जो बैन चीज़ें उसको नहीं ले जाना है, और हज कमेटी का जो कानून है उसको हमको पालन करना है। ये सारी चीज़ें सेम टू सेम है। और इसके साथ में अगर आप 70 प्लस वाले हैं और आपको जो है कि कंपेनियन चाहिए तो उसका भी डिटेल वहाँ देना है कि ये फला बंदे को जो नाम रहेगा उसका नाम डालना है, ये इसको हम जो है कि एज ए कंपेनियन लेके जा रहे हैं। और जो है कि क्योंकि हमारे मतलब फिजिकली हम वीक हैं, तो और वो मतलब रिपीटर है या नॉन रिपीटर है और उसका रिलेशन हमारे साथ क्या है, तो ये चीज़ जो है कि एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें रहेगी। दो चीज़ें रहेंगी, एक तो आपको 70 प्लस एज का आपको डिक्लेयर करना है, और दूसरा आपको जो है कि आपके साथ में जो रिपीटर या नॉन रिपीटर जो कंपेनियन जा रहा है उसका डिटेल आपको डिस्क्लोज करना है, डिक्लेयर करना है।
फिर उसके बाद आ जाता है रिपीटर मेहरम वाला। रिपीटर मेहरम वाला में भी वही चीज़ें हैं, सारे सब टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं, सिर्फ यही है कि मैं जो है कि इस लेडीज का जिनका नाम या 1 2 3 जो भी है, उन 4 जो भी है, जितने जितने लेडीज का आप मेहरम बन के जा रहे हैं, उनका नाम देना है कि हाँ ये हमारे ये इस रिलेशन में है और मैं इनका मेहरम बन के इसमें जा रहा हूँ। उसमें भी आप रिपीटर है कि गैर रिपीटर है वो भी डिक्लेयर आपको करना है। और या तो आप जो है कि रिपीटर है और इस रिजर्व कैटेगरी वाले जो 70 प्लस वाले हैं उनका कंपेनियन बन के जा रहे हैं, साथी बन के जा रहे हैं, सहायक बन के जा रहे हैं, तो वो चाहे चाहे आप मैं महरम बन के जा रहे हैं, चाहे कंपेनियन बन के जा रहे हैं, दोनों रिपीटर की कैटेगरी आपकी है, तो आप जो है कि उसमें डिक्लेयर करेंगे कि इसके पहले हमने हज जो किया है उसका आपको डेट देना है कि कब कब ईयर देना है कि कौन कौन से ईयर में आपने हज किया हुआ है, हज कमेटी ऑफ इंडिया से या प्राइवेट टूर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो भी आप बताना है आपको। तो ये दो चीज़ें हैं। इसमें ये डिक्लेयर करना है कि अगर किसी भी स्टेज पे ये पता लगता है कि मतलब मैंने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है या मतलब महरम है लेकिन वो सराई महरम नहीं है या कंपेनियन है तो क्लोज रिलेशन में नहीं है, इस तरह से कोई भी चीज़ें अगर पकड़ में आती हैं तो हमारा फॉर्म कैंसिल, हज कमेटी कैंसिल कर सकती है किसी भी स्टेज पे, और पैसा भी जो रहेगा, पेमेंट जो रहेगा वो भी फॉरफिट कर सकती है, जब्त कर सकती है। और दूसरा है कि जो कंपेनियन जिसका बन के जा रहा है, कंपेनियन या महरम जिसका भी बन के जा रहा हूँ, अगर उसमें से जिसका मैं कंपेनियन बन के जा रहा हूँ उसका फॉर्म अगर किसी तरह से कैंसिल होता है या वो नहीं जाता है तो मेरा भी फॉर्म उसके साथ में कैंसिल कर दिया जाएगा। मुझे मालूम है क्योंकि मैं रिपीटर हूँ, मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन में जाने दिया जाएगा कि मैं जो है कि किसी का महरम या कंपेनियन बन के जाता हूँ। तो दोस्तों ये 4 फॉर्म हैं, 4 डिक्लेरेशन हैं जो अलग-अलग कंडीशन के हिसाब से आपको देना है। जनरल कैटेगरी वाला तो सबको देना ही है कि वंस इन अ लाइफ टाइम है और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसको फॉलो करना है। 70 प्लस वाला है, जो एजेड लोग हैं उनके साथ कोई जा रहा है या एजेड है उनको डिक्लेरेशन देना है कि भाई मैं इतना मेरी एज हो गई है 70 प्लस की। लेडीज विदाउट मेहरम वाली जो है जो अकेले जाना चाहती है 40 प्लस 45 प्लस ईयर वाली औरतें, उनका उनके लिए उनका डिक्लेरेशन है उनको देना है, और रिपीटर वाले को अपना देना है कि अगर वो किसी के साथ में जा रहा है और पहले रिपीट कर चुका है तो उनको जो है कि ये डिक्लेरेशन रिपीटर मेहरम वाला जो है आपको देना है, मेहरम या कंपेनियन वाला। तो ये 4 डिक्लेरेशन आपको सबमिट करने पड़ते हैं, हज कमेटी को आपको ये डिक्लेयर करके देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है कि ये सब टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मैं इनके साथ जा रहा हूँ, या जो है कि ये मेरा इंफॉर्मेशन है, ये ट्रू एंड करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में, जो हज एप्लीकेशन के साथ में जो आपको फॉर्म डिक्लेरेशन देना है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों को बताएं, और अगर आपने वीडियोज पहले वाली नहीं देखी वो वीडियो जाके आप देखें और उससे फ़ायदा हासिल करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।